एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शमशूल हसन का बयान। नववर्ष मंगलमय हो, सभी देशवासियों को बधाई दी। समाजवादी पार्टी सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करती है। कांग्रेस विधायक के हर्ष फायर पर शमशूल हसन ने बताया कि जैसे सभी लोगों पर हर्ष फायर का केस दर्ज होता है, वैसे ही विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने आज सपा ज्वाइन की है। आज प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता शिशुपाल ने 15 लोगों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर यह उन्होंने फैसला लिया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन सिंह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष। जी, सभी को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को समाजवादी पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायक द्वारा हर्ष फायर किया गया, इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? नहीं, जैसे हर्ष फायर हुआ है वो जिस तरह और लोगों पे हर्ष फायर मामले में जो केस दर्ज होता है, तो वो प्रकरण उन विधायक जी पर भी दर्ज होना चाहिए। अश्लील गाने पे अश्लील डांस और फायर करना, ये एक राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस पार्टी ने नया साल नई सरकार का एक बैनर लगाया है और उस बैनर में कमलनाथ ने भावी मुख्यमंत्री अपने आप को बताया है। देखिए, कमलनाथ जी जिस जहाज़ की सवारी कर रहे हैं वो डूबता जहाज़ की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कर लोगों का भाग कर जाना, वो कमलनाथ जी का होर्डिंग लगना और उस पर ये कहना कि नया साल नई सरकार, तो मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि नई साल नई सरकार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी देगी। इसमें समाजवादी पार्टी आगे क्या रणनीति करेगी? कार्य समिति बैठक में एजेंडा तय हुआ। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रामायण सिंह जी मालवा के दौरे पर है। 2 दिन से बराबर सीहोर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, अब इंदौर में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। वहाँ के जिलाध्यक्ष को आदेशित कर दिया गया है। वहाँ मीटिंग चल रही है, 11 बजे से मीटिंग है। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों को, पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह जी जहाँ भी पहुँचे तो समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष वहाँ ज़रूर पहुँचे और अध्यक्ष जी से कांटेक्ट करें और हर प्रोग्राम को, हर जिले की मीटिंग को कामयाब बनाएं आप लोग। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह चौहान जी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। यहाँ मंच के माध्यम से उनका सभी ने, महासचिव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तमाम लोगों ने स्वागत किया है उनका। और आज भी हमारे शिशुपाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा पार्टी ज्वाइन की जा रही है। तो मैं उनको सभी तमाम दिगर पार्टियों से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह छोड़ कर आ रहे हैं, दूसरे दल से आ रहे हैं, तो यकीनन इस पार्टी में आकर आपको मजबूती मिलेगी और आपसे ये विश्वास है कि आप भी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के कितने लोग आए? 10-15 लोग आज शिशुपाल जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। करणी सेना परिवार 8 जनवरी को विशाल जन आंदोलन रैली का आयोजन करेगी। जम्मू मैदान में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के समक्ष एक विशाल आंदोलन रखने जा रही है करणी सेना परिवार, जिसमें देश के सभी करणी सेना परिवार के लोग उपस्थित रहेंगे। आज भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में जीवन सिंह शेरपुर ने पत्रकार चर्चा कर बताया कि करणी सेना परिवार 8 जनवरी को 5 लाख से अधिक लोग जन आंदोलन करने जा रहे हैं। अपनी प्रमुख मांगों में आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। SC/ST एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगे। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जम्बूर मैदान में जो होने वाला है, इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कम से कम आपके माध्यम से हम पूरे देश भर में खबर पहुंचा सके कि जो 8 जनवरी का आंदोलन है वो निश्चित है और होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता।
अब भ्रामक चीजें लोग फर्जी फेक आइडिया बना बना के भी चला रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भी चला रहे हैं, कोई नई नई अलग अलग अपने नए नए नामों से संगठन बना के या संगठन जो चला रहे हैं वो भी इनको भ्रामक चीजें फैला रहे हैं कि 8 जनवरी का आंदोलन नहीं है। तो 8 जनवरी का आंदोलन है, ये तय है और 8 जनवरी को ही होगा। 7 तारीख से ही लोग पहुंचना चालू हो जाएंगे और बाहर के जितने पधार रहे हैं वो 6 तारीख से ही जम्बूरी मैदान में एकत्रित होना चालू हो जाएंगे। तो 7 को हम भी यहीं रहेंगे। हमारा 8 से भूख हड़ताल करने का था पर हम 7 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि देश की जनता को ये पता चल जाए कि हम जो मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर अडिग है और उससे पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी प्रशासनिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे, किसी राजनीतिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सर्व समाज की है, सर्व धर्म की है और सारी पार्टियों के लोग उसमें पिट बैठते हैं, क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान हर पार्टी में होता है। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी न किसी का परिवार जो छात्र है उसका किसी न किसी पार्टी से संबंध जरूर होता है, पर हमारी जो लड़ाई है वो सभी की है, हर हिंदुस्तानी की, हर राष्ट्र प्रेमी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप सब पधारो। हमारा न तो कांग्रेस से कोई विवाद है, न भाजपा से कोई विवाद है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुद्दों पे सहमत है, जो हमारी बातों पे सहमत है, वो हमारे साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हो। ये भाजपा कांग्रेस का आंदोलन न होते हुए राष्ट्र प्रेमियों का आंदोलन है और इस राष्ट्र प्रेमी आंदोलन में सारे राष्ट्र के लोग उपस्थित होंगे। काफी सैनिकों ने भी छुट्टियां ली है, जो बॉर्डर पे तैनात है उनने भी छुट्टियां लेके वो भी इस राष्ट्र व्यापी आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारों के आरक्षण की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है गरीब के आरक्षण। यदि आप 49% से आज 10% और बढ़ा दिया, ऐसे धीरे धीरे हर वर्ग मांग करता रहेगा और आरक्षण बढ़ता रहेगा, तो जो अनारक्षित वर्ग है, जो सक्षम है, वो कहाँ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जितने भी हैं, किसी भी वर्ग में हो, भले जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी एससी में हो, सबको एक साथ रख के आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए ताकि एक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, जातिगत भेदभाव खत्म हो और सब गरीब लड़े आपस में, मतलब कंपटीशन में। ऐसे नहीं जैसे पार्टियां लड़ाना चाहती है, वैसे नहीं। पार्टियां चाहती है कि आज एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से लड़े, पर हम चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो फाइट करे तो गरीब के साथ गरीब करे और अमीर के साथ अमीर करे, ताकि उसकी शिक्षा व्यवस्था एक जैसी रहती है। एक गरीब की कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ता है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ के उन्हीं कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जिनके पास कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं होते। तो सारे लोगों को एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए और एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए, ताकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एक पैसे वाला व्यक्ति होता है तो वो अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो अच्छे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहां वो तैयारी करता है। और एक गरीब व्यक्ति, उसी समाज का व्यक्ति गाँव में घर पे बैठ के तैयारी करता है। जैसे अपन एक राजनीतिक दल के नहीं है, न ही हमारा कोई राजनीतिक मूवमेंट है, ये सर्व समाज और सर्व धर्म और सारी पार्टियों के लोगों के मुद्दे हैं। आप इन मुद्दों को पढ़ना, इसमें कांग्रेस के लोग भी लाभान्वित होंगे यदि ये लागू होती है और भाजपा के लोग भी। इसीलिए हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस सभी दलों के लोग हैं। विधानसभा में 2023 में आपको हमारी भूमिका पता चल जाएगी। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो 230 में से 230 तो उनको गंवानी पड़ेगी जो आज सत्ता में है, और हमारे लोगों को हम विधानसभा चुनाव में उतारेंगे भी से और उनको जिता के भी लाएंगे। ये तानाशाही सरकारें हैं। अंग्रेज सरकार, जब अंग्रेज राज करते थे तब भी क्रांतिकारियों को आंदोलन की परमिशन नहीं मिलती थी। आज ये तानाशाही सरकार अपने आप को कांग्रेस के परिदृश्य में मान रही है और हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन की परमिशन नहीं देके या हमें प्रताड़ित करके ये बता रही है कि ये इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ का कद किसी भी मुख्यमंत्री से हमेशा ही बड़ा रहेगा, इसलिए उन्हें खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री बताने की जरूरत नहीं। वहीं शर्मा ने कानून मुद्दे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधानसभा पीसी शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की बातों को मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है और हर निश्चित ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि शराबबंदी करे, न कि शराब पीने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, जनता को परेशान करे। जब उनके ही दल के नेता उमा भारती और सांसद प्रज्ञा ठाकुर शराबबंदी की मांग कर रही हैं। नया साल नई सरकार पर तंज कस रही है भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री जी ने कहा है कि स्वयंभू मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। देखिए, कमलनाथ जी का स्टेटस कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री से ऊपर ही रहेगा। जो व्यक्ति सरकार रहते अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर से
यात्रा करते थे और आज भी कर रहे हैं। उस समय विमान बीजेपी की शिवराज जी की सरकार ने उसको बेच दिया था, ख़त्म हो गए थे हेलीकॉप्टर वो, तब भी अपना प्लेन, अपना हेलीकॉप्टर और अपना डीजल पेट्रोल से चलते थे और आज भी वैसे ही चल रहे हैं। तो किसी भी मुख्यमंत्री से उनका स्टेटस, और आज भी हिंदुस्तान छोड़ दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर वो बात करेंगे तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो वो मुख्यमंत्री से, किसी भी मुख्यमंत्री से ऊपर हैं। और रही बात नया साल नई कमलनाथ जी की सरकार का, तो ये तय है, ये राइटिंग ऑन द वॉल्स है, राइटिंग ऑन द वॉल्स। जिस तरह से राहुल गांधी जी की पदयात्रा में मध्य प्रदेश के अंदर सैलाब उभर के आया था और जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है, उस सब ने ये बता दिया है। और ये राहुल गांधी जी ने भी इंटरेक्शन में फील किया, लोगों से बातचीत में फील किया कि लोग बदलाव चाहते हैं। और उसकी वजह भी है कि आज की तारीख में किसान से लेके युवा से लेके कर्मचारी से लेके सभी वर्ग, व्यवसायी परेशान हैं, त्रस्त हैं। और वो जो भीड़ भी लगी बहुत से धर्म स्थलों पे ये पूरे नए साल के अंदर, वो इसीलिए कि इनको हटाओ, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। संगठन कोई भी फोकस करे, सरकार होने के बाद 3.5 साल, अभी 15 साल पहले, इतने साल सरकार होने के बाद भी अगर इस डेप्थ पे जाना पड़ रहा है तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी हालत खस्ता है। और इनके यहाँ जो महासंग्राम चल रहा है, कोई कह रहा है कि गुजरात पैटर्न आएगा, कोई कह रहा है पता नहीं कौन सा पैटर्न आएगा, तो ये सब पैटर्नों में उलझे हुए हैं। कोई कह रहा है कि वो जो हमारे यहाँ से 20-25 गए हैं वो पैटर्न आएगा, ये पैटर्नों में उलझे हुए हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस बहुत ही स्मूथली जा रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अब 114 नहीं, 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा ने अपने मंत्रियों को पर तमंचे पर कार्रवाई की बात हो रही है, उन्होंने हर्ष फायर किया था। जो तमंचों से गोली मार रहे हैं उन पे तो कार्रवाई हो नहीं रही है। हवाई फायर खुशी खुशी में कर दिया तो उस पर कार्रवाई करेंगे, वो भी एक विधायक पे। मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई काम रह नहीं गया है कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। वो आया है कि एक आध हज़ार लोगों पे नए साल में जिन्होंने शराब पी ली उन पे मुकदमे दायर कर दिए हैं, जिन पे 10-10 हज़ार से लेके 50 तक का फाइन होगा। ये नया साल भी लोगों को नहीं मनाने दे रहे हैं। और दारू की दुकान से निकलता है आदमी, वहीं उसको पुलिस चेक करके 10,000 का फाइन लगा देती है। तो आखिर ये शराब बंद क्यों नहीं करते? जो उमा भारती जी कह रही शराब बंदी करो, प्रज्ञा ठाकुर जी कह रही शराब बंदी करो, वो बंद करो। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि एक मंत्री उसको बेच रहा है शराब को और दूसरा पीने वाले से वसूल रहा है 10,000। तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। और कानून व्यवस्था ठीक करने ना, आज ही आया है पेपरों में जगह जगह, या तो कोई आत्महत्या कर रहा है या कोई हत्या कर रहा है, ये सब स्थितियों में इन पे कानून व्यवस्था पे तो कोई ध्यान है नहीं। एक विधायक ने हर्ष फायर कर दिया तो उस पर कार्रवाई होगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि जल शक्ति मंत्रालय जल विजन @2047 विषय के साथ जल के संबंध में अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 5 और 6 जनवरी को राजधानी भोपाल में होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के हितधारकों के इस रीजन में लिए इनपुट प्राप्त करना है। साथ ही हो चुकी जल राज्य का विषय होने के कारण दूसरे राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी लाने में आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान राज्य मंत्री जल सुरक्षित भारत के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अलग अलग सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है। आज़ादी का आज़ाद अमृत महोत्सव भी आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है। कर सकते हैं जल्दी खींच लो भैया ताकि
दो 2023 के प्रारंभ में भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट को मैं जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आप सबको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कैलेंडर बदला है, हम सबका भाग्य भी बदले, हम बेहतर ढंग से सोचें और देश और समाज का भला हो सके। आज से आपसे चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय दो घोषणाएं की थी। एक तो कि ये अमृत महोत्सव आज़ादी का 2 वर्ष चलेगा, और जैसे ही 75 वर्ष पूरे हुए, वर्ष पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब अमृत काल शुरू हो गया है। और अमृत काल में संकल्प देश लेता है, विजन इंडिया 2047। जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत कैसा होगा। और ऐसी स्थिति में सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, हमें चुनौतियों पर भी विचार करना पड़ेगा। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर जल शक्ति मंत्रालय को मिला कि वाटर विजन 2047 ये हमारे अमृत काल के विजन का हिस्सा भी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 रास्ते बताए। एक सेक्रेटरियल ग्रुप बनाया 10 सचिवों का, और वो क्षेत्र है कृषि मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, खुद जल शक्ति मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है। जहां पर भी जल से संबंध है, उन तमाम सचिवों को एक ग्रुप में रखा गया, और लगातार वो इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। ये पहला रास्ता था। और दूसरा जो फैसला था, वो 5 और 6 तारीख को देश में पहली बार राज्यों के जल शक्ति मंत्री एक साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और 2 दिन तक इस पर विचार विमर्श करेंगे। वाटर विजन 2047 उस मंथन का ये सबसे बेहतरीन प्रयास है। सचिवों के स्तर पर जो चर्चाएं हुई हैं, उन पर राज्य के मंत्रियों और सचिवों के साथ सघन संवाद की कोशिश इस 2 दिवसीय प्रयासों में शामिल है। जो राज्यों के मंत्री आएंगे, वो अपने राज्यों की चुनौतियों को उसमें बताएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महत्वपूर्ण है ही। 5 और 6 तारीख को होने वाला ये संवाद वाटर विजन 2047 ये आने वाले 25 साल का एक रोड मैप होगा। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब 2015 में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था देश में, जिसने दुनिया के अनुमानों से 11 साल पहले भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया, और वो गांधी जी की 150वीं जयंती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, जिसे हम ऑपरेशनल टॉयलेट कहते हैं, उसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डिफंक्ट टॉयलेट है तो वो ऑपरेशनल टॉयलेट नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई 2019 में, तब भारत में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी था, जो आज की तारीख तक
10 करोड़ 56 लाख परिवारों तक पहुंच गया 2024 तक का लक्ष्य। लेकिन दोनों सफलताओं पर हम गर्व करते हैं, लेकिन चुनौतियां भी उससे बढ़ जाती हैं। और इसलिए हमको ये तय करना होगा कि हम 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को एक दिन में दे पाने की अपने संकल्प को निरंतर बनाए रखें। आने वाले 25 साल में आबादी के बढ़ने और आबादी के घनत्व को देखते हुए हमारे जल संसाधनों के प्रति हमारा सोच क्या है। और उसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब भी कोई एक 5000 की आबादी का गांव भी अगर होगा और एक व्यक्ति के पास में अगर 55 लीटर पानी होगा सुबह, तो 24 घंटे के बाद में लगभग 80 से 90% पानी ग्रे वाटर होकर नीचे जाएगा। यदि आज से ही हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट की चिंता नहीं की, ये चुनौती है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना और उसका रास्ता खोजना। जब जल जीवन मिशन बना तो प्रधानमंत्री जी के 5 बड़े सूत्र थे कि वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी, पानी का स्रोत अगर 30 साल तक है तो स्थायी सोर्स माना जाएगा, शुद्ध पानी कैसे मिले तो उस पंचायत में एक जल समिति होगी, जल स्वच्छता समिति, जो पंचायत समिति से अलग होगी, वो उसके संचालन और संधारण का काम करेगी। उन्हीं में से 5 महिला बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो किट के माध्यम से वहां का पानी, खुद के घर का पानी खुद टेस्ट करें और वही तय करें कि महीने में एक बार करना है या 2 महीने में एक बार करना है। ये काम भी उन्हीं के सुपुर्द है। और 5 में से अगर एक भी सैंपल गड़बड़ आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएगा, फिर वहां राज्य सरकार की भूमिका शुरू होगी। और इसलिए मैं ये मानता हूं, और उसमें यह भी है कि 5 परिवार तब तक रिपीट नहीं होंगे जब तक 100% हाउस होल्ड उसमें कवर नहीं हो जाएंगे। ये योजना बनाने के साथ भी जागरूकता की जरूरत है। अगर हमें स्थानीय तौर पर ग्रे वाटर मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये चुनौती बढ़ेगी। और ये हमने शहरी विकास मंत्रालय के जो नालों की परिस्थितियां हैं, गंदे नालों की, उसके कारण ये अनुमान बाकायदा कैलकुलेटेड है। दूसरा है कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार से डेफिसिट बेसिनों की संख्या ज्यादा है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था नदी जोड़ो अभियान, तब भारत के हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, जल क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों ने सरप्लस और डेफिसिट बेसिन के मैपिंग की हुई है। और इसलिए कैन बेतवा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ मूर्त रूप ले रही है, वो देश में पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत है, जो 100% भारत सरकार उसको खर्चे को वहन कर रही है और एक बड़ी शुरुआत है। लेकिन अभी चुनौतियां बाकी हैं। बजट में 5 डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन को जोड़ने के लिए बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन राज्यों की सहमति के बगैर ये काम नहीं हो सकते। राज्यों की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनके कंपल्सन्स हैं, उसके कारण ये कठिन है। लेकिन ये चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को मीट आउट करना होगा। इस वाटर विजन में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पूरी तरह से सरकार पारदर्शी ढंग से इस पर विचार करती है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता है, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहां तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा। और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं, उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। लेकिन जो उसमें सबसे अहम बात लगती है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इसको मानता है, कि जागरूकता के बगैर जल संसाधनों की जरूरतों को पूरा करना कठिन होगा। हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं, हम कॉपी करना नहीं चाहते, लेकिन बुंदेलखंड जैसे जहां पर पानी का भीषण संकट था, मैं बुंदेलखंड से ही आता हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं दमोह का, जहां 17% ही पाइपलाइन के द्वारा पानी था, 1 महीने बाद यह आंकड़ा 72% हो जाएगा।
और जो सोर्सेज हैं वो बांध हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं पानी के खपत का कारण है हमारी क्रॉप, जो कैश क्रॉप्स है। मिलेट्स का जब तक फसलें थी तो उसमें कम पानी, बरसाती पानी से काम चलता था, लेकिन हमने अपने फसल के ट्रेंड को बदला है तो पानी की जरूरतें भी बदली है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे सफलताएं और चुनौतियां हैं। एक तरफ हमने खाद्यान्न में शीर्ष पर जाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ पानी की ज्यादा जरूरत की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चुनौतियों पर भी समाधान के लिए ये वाटर विजन 2 दिवसीय है। संयोग से ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मैं 2 बातें और कहता हूं। जल शक्ति मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो जल समिट का उद्घाटन के पूर्व वो अपना विजन उसके सामने रखें और उसकी शुरुआत हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय शेखावत जी, हमारे राज्य मंत्री और सभी राज्यों के मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पहला सत्र उद्घाटन का होगा और 3 सत्र पूरी तरह से डिस्कशन के होंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ या मैं चेयर करूंगा एक आध सत्र, उसमें राज्यों के मंत्री को चेयरमैन की तरह होंगे। दूसरे दिन 3 हमारे टेक्निकल सेशंस होंगे और आखिरी में समापन का कार्यक्रम होगा। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पहुंचे लोग, शहर के मंदिर पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़, सिद्ध स्थलों पर हुए हनुमान पूजा पाठ, कस्बे में दिल भर के लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। शहर सहित जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र से रात तक करीब 50,000 से अधिक पर्यटकों ने चंदेरी आकर नववर्ष के मौके पर चर शनिचर को कई लोगों ने बंदेरी म्यूजियम, बादल महल आदि स्थानों पर टिकट लेकर ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को देखा। बादल महल पर ऑफलाइन टिकट नहीं मिलने से करीब 2000 से अधिक लोगों को टिकट नहीं मिल सका। पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते चंदेरी में दिन भर जाम की स्थिति बनती रही। नववर्ष मनाने के लिए आसपास के शहरों के पर्यटकों के आने से 1 जनवरी को दिन भर मेला जैसा लगा रहा। किधर से आए? हम गुना से आए हैं जी, गुना से आए हैं। गुना से आए हैं। अच्छा, आपको चंदेरी में कैसा लगा है? चंदेरी बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोग ये कट्टी घाटी पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ का अभी जो हमारे साथ गाइड था वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है जो भी पहले हिस्ट्री में हुई है, और ये काफ़ी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? कम से कम यहाँ हमारा 2nd टाइम है। अच्छा, और किधर किधर गए आप अभी घूमने? हम लोग अभी तो यहीं पे आए हैं, म्यूजियम गए थे पहले, और अब इसके बाद में हम लोग किले पर जा रहे हैं। नाम है आपका? दया शंकर शर्मा। सर, किधर से आए? मैं ईसागढ़ से। सर, कैसा लगा चंदेरी में? सर, चंदेरी अच्छा, एक पुराना इतिहास यहाँ समाया हुआ है। लगभग कब से आ रहे हैं सर यहाँ चंदेरी? चंदेरी बचपन से ही यहाँ आने का मौका मिलता रहता है। जब जब भी इच्छा होती है, ऐसे कोई मौके होते हैं, परिवार के साथ साथ में आ जाते हैं।
टिकट लगा लें। आए दिन हो रहा है नुकसान। सुअरों के द्वारा ग्रामीणों को और नगर वासियों को, शामपुर वालों को, जिनके उपरांत उन्होंने आवेदन तहसीलदार को और उसकी जानकारी ग्राम पंचायत शामपुर में भी जानकारी दी है, जिसके चलते हुए शामपुर तहसीलदार ने मार्केट को दिनांक पूर्ण रूप से मार्केट को बंद कराया है। इसी के उपरांत जिन व्यक्ति के सुअर जानवर हैं, उन्होंने तहसीलदार से निवेदन किया है कि जिसके उपरांत तहसीलदार ने उनको 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर उन्होंने अपने पालतू जानवर नहीं पकड़ा तो वह तहसीलदार ने कहा है कि इनको आवारा घोषित कर दिया जाएगा और इनको हमारे द्वारा पकड़कर कहीं दूर छुड़वा दिया जाएगा। तहसीलदार के आदेश से मार्केट को पूर्ण रूप से खोलने का आदेश भी दे दिया गया है। दुखी किसान रहेगा, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बंद करो, 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 बंद करो। उनसे पूछा, अभी खुद मैं देख के आई हूँ। अभी हमारे पास रोजगार वगैरह यही है, बच्चों की पढ़ाई भी इससे ही है और सब कुछ यही है। जानकर आपको क्या कहा था? नहीं सुनिए, आपको उस दिन क्या नहीं, आप उसी दिन से पकड़ना पड़ा। कम से कम 1 महीने का समय दीजिए। 10 दिन का टाइम है, फिर आपको ठीक है। नहीं मैडम, कितने दिन का टाइम दे रहा हूँ आप? नहीं, 1 महीने में तो फसली काट के आएगा। मेरी बात कर रहे हैं, इधर बात करो, चलो इधर बात करो। 1 मिनट देखो, रुको। नहीं, 1 महीने में तो यार बेटा थोड़ी फसल आई क्या? साइड के तो पूरे जानवर ही हटा लिए। 1 मिनट सुनिए पहले, थोड़ा सा दूर हो जाए। आपका काम नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुनो। 10 दिन बस, चिल्ला चोट से कुछ नहीं होगा, चिल्ला चोट से कुछ नहीं। 1 महीने का टाइम तो हाँ, 10 दिन के बाद लो सुनिए, नहीं पहले मेरी बात सुनिए यार, सुनो, रुको 1 मिनट यार। नहीं, 10 दिन है, 10 दिन के बाद आप 1 महीने का समय दीजिए मैडम। आप 10 दिन का टाइम इनसे लिख के लो। नहीं, आप 10 दिन उनसे लिखना क्या है बता दिए, आज से 10वें दिन अगर ये नहीं करेंगे तो आप आवारा घोषित कर देंगे और हम थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। हम लोग को भी तो ये सारे लोग के धंधे सब खड़े हैं सड़क पे, क्या तमाशा बना रखा है? 10 दिन बहुत होता है। 10 दिन बहुत है बस। 10 दिन में आप आवारा घोषित कर देंगे जो बचेंगे, ठीक है।
सरपंच साहब, ये सोहर को लेकर आज जो ज्ञापन दिया गया है, इसका क्या निर्णय लिए गए? सुअर के विरोध में आज सभी ग्रामीण जनों के द्वारा मार्केट बंद का आह्वान किया गया था। उसके उपरांत हमें सभी ग्रामीण जनों के मध्य उपस्थित होकर तहसीलदार मैडम और नायब तहसीलदार सर के साथ सुअर पालक से बातचीत की है। 10 दिन का उनने समय मांगा है। 10 दिन के अंदर वो अपने पूरे सुअरों को शामपुर से हटा लेंगे और यदि वह नहीं हटाते हैं तो मैडम के द्वारा आवारा घोषित करके उनको भरवाने का बोला गया है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के रिवॉल्वर से गोली चलने के वीडियो पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ये बहुत गंभीर मसला है। सुनील सराफ जो विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और सर्विस रिवॉल्वर थी या अवैध रिवॉल्वर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन के अंदर भी एक बहन के साथ बदतमीजी और अभद्रता करने की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि इसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, शायद ऐसे लोगों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के भी दुष्परिणाम होते हैं। पोस्टर्स, बैनर्स लगाएं, कैंपेन शुरू की है 3 नारों के साथ, अगली बार नई सरकार, अगली बार कमलनाथ सरकार 2023 में पूरी तरह से परिदृश्य बदलने की बात कर रहे हैं और पोस्टर लगा भी दिए। देखिए, सपने कोई भी देख सकता है और सपने देखने में बुराई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तो प्रदेश की जनता तय करती है। और प्रदेश की जनता ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हो गई थी दुरावस्था के दौर के कारण, तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, तब जनता ने कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को आईना दिखा दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और जब जब चुनाव होते हैं तब तब जनता उन्हें आईना दिखा देती है। लेकिन मोंगरी लाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। एक विधायक रिवॉल्वर लहराते नजर आए हैं और पहले भी सुनील सराफ चर्चा में रहे, तो ये कांग्रेस की ये बहुत गंभीर मसला है कि सुनील सराफ जो विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और सर्विस रिवॉल्वर थी या अवैध रिवॉल्वर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन के अंदर भी एक बहन के साथ बदतमीजी और अभद्रता करने की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि उसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई और होनी चाहिए थी। शायद ऐसे लोगों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और इन्होंने जिस प्रकार से गन लहरा करके गोली चलाई है, उनकी लाइसेंस को रद्द करके सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के साथ करनी चाहिए। 2023 बीते साल के जश्न में डूबी संस्कारधानी और नए साल के आगाज के बीच रांझी में देर रात एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक के मोहल्ले में रहने वाले 3 युवकों के पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने एक राय होकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरा मामला रांझी झंडा चौक का है। सहदेव साहू थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि श्यामलाल पटेल 47 वर्ष पहले रांची का निवासी था, जो वर्तमान में सुहागी में रहता था और पेशे से रिछाई में ड्राइवरी का काम करता था। देर रात नववर्ष के जश्न के दौरान झंडा चौक में श्यामलाल का हर्ष कोरी उर्फ विशाल कोरी, विपिन यादव और उसके साथियों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने पहले तो श्यामलाल के साथ जमकर मारपीट की और फिर जब इतने से भी मन नहीं भरा तो चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मरणासन तक कर दिया गया। जी भैया, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा और कहाँ का मामला है ये नई बस्ती झंडा चौक में हुआ था। ये खिरमा झंडा चौक में इनका झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से वहीं पे। तो क्या है, फिर मेरे को जानकारी मिली कि इनका बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, तो इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आ गए इनको देखिए। बाद में फिर पता चला कि वहाँ पर कुछ लड़के थे, उन्हें चोट पहुँचाई इनको। क्या मारा था? चाकू मारी थी। कितने लड़के थे और क्या नाम है जो मृतक है, उनका क्या नाम है? श्यामलाल पटेल जो भाई है हमारे, वो ख़त्म हुए हैं।
और 3 लोग और मारे थे उनको वहाँ पर, जो अभी हिरासत में चले गए हैं। क्या नाम था उनका, कुछ को नाम पता है आपको? नाम तो अभी तो मेरे को एक ही नाम पता है, क्या नाम था, हाँ हर्षू पूरी करके है कुछ लड़का। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा उनका बातचीत करते करते एक दूसरे को गाली गलौच बके और चालू हो गया। नाम ये है, अपना नाम? मेरा नाम अजय पटेल है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।